Hello friends, this is Muskan from EduPlanet and today I'm going to discuss with you the topic co-parsonary. Co-parsonary हिंदू लॉ का एक सबसे इंटरेस्टिंग एंड टिपिकल टॉपिक है। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ co-parsonary. Co-parsonary is a narrower body of person within a joint family and consists of father, son, son, and son. It consists of father and his three male lineal descendants in its continuance. The existence of the father's relationship is not necessary. Thus, a co-parsonary can consist of grandfather and grandson, of brothers, और ऑफ अंकल एंड नेफ्यू एंड सो ऑन। यानी अगर हम को-पार्सनरी और जॉइंट हिंदू फैमिली को कंपेयर करें तो उसके कंपैरेटिवली को-पार्सनरी एक लिमिटेड बॉडी है और जॉइंट फैमिली एक वाइडर बॉडी है बिकॉज को-पार्सनरी के मेंबर्स की लिमिट फिक्स्ड है वेयरएज जॉइंट फैमिली के मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। यानी जितने भी मेंबर उस फैमिली के हैं वो सारे जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हैं और को-पार्सनरी के मेंबर्स सिर्फ एक लास्ट होल्डर एंड थ्री मेल लीनियर डिसेंडेंट्स हैं जैसे कि फादर देन सन सन्स एंड सन। ये मेंबर्स ही को-पार्सनरी को कंसिस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि को-पार्सनरी हमेशा फादर या सन या फादर और डॉटर के बीच में ही नहीं होती है। को-पार्सनरी ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन, अंकल एंड नेफ्यू और ब्रदर्स के बीच में भी हो सकती है। मतलब हमेशा फादर रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस होना यानी फादर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है। देन कम्स द रूल इज़ दैट सो लॉन्ग एज वन इज़ नॉट रिमूव्ड बाय मोर देन 4 degrees from the last holder of the property, howsoever removed he may be from the original holder, one will be a co-partner. But if one is removed by more than 4 degrees, one will not be a co-partner. The last holder means the senior most living male ancestor. इस कंसेप्ट को हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि एक फादर है, सन है, सन है एंड सन एंड सन है। तो यहाँ पर जो को-पार्सनरी है वो सन तक ही कंसिस्ट करती है क्योंकि यहाँ पर फादर एक लास्ट होल्डर है एंड बाकी के 3 सन एंड सन जो कि उसके 3 मेल लीनियर डिसेंडेंट्स हैं। फादर और सन से कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है तो इस कंसेप्ट को हम अल्फ़ाबेटिकली समझेंगे। हम यहाँ पर फादर को अज्यूम करते हैं ए, सन को बी, सन को सी एंड सन को डी एंड सन को ई। उसके बाद जो फैमिली मेम्बर्स है ई एफ जी एच एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ए लास्ट होल्डर है, बी सी डी उसके 3 लीनियल मेल डिसेंडेंट्स हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ई एफ जी या अकेला ई कभी को-पार्सनरी का मेंबर बन सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। बट अब ये कैसे बनेगा हम वो देखते हैं। अगर हम सपोज करें कि डी की डेथ हो गई है तो क्या ई को-पार्सनरी बन सकता है, को-पार्सनरी का मेंबर बन सकता है? तो इसका आंसर है नो। अगर यहाँ सी की या बी की डेथ होती है तो क्या ई को-पार्सनरी का मेंबर बन सकता है? तो इसका आंसर भी है नो बिकॉज रूल ये कहता है कि जब तक लास्ट होल्डर लिविंग है तब तक 3rd डिग्री के बाद का मेंबर को-पार्सनर नहीं बन सकता। यानी यहाँ पर जब तक ए लिविंग है तब तक ई को-पार्सनर नहीं बन सकता। ई के को-पार्सनर बनने के लिए ए का लिविंग ना होना ज़रूरी है। अगर हम सपोज करते हैं कि ए की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर बी जो है लास्ट होल्डर बन जाएगा एंड को-पार्सनरी कंसिस्ट करेगी ई तक बिकॉज बी लास्ट होल्डर है एंड सी डी ई उसके 3 लीनियल मेल डिसेंडेंट्स हैं। तो ये कंसेप्ट यही है कि
ए यानी लास्ट होल्डर का लिविंग होना ज़रूरी है। अगर वो लिविंग नहीं है तो थर्ड डिग्री के बाद का मेंबर भी को पार्टनर बन सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर बी सी डी तीनों की ही डेथ हो जाती है तो क्या ई एफ जी को पार्टनर बन सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज हमारा लास्ट होल्डर यानी ए अभी तक अलाइव है, तो को पार्टनरी ए के साथ ही चलती रहेगी। जब तक लास्ट होल्डर की डेथ नहीं होती तब तक कोई और मेंबर को पार्टनर के अंदर नहीं आ सकता। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या अडॉप्टेड सन को पार्टनर हो सकता है या फिर अनुलूमा मैरिज का सन को पार्टनर हो सकता है। क्या इंसैनिटी भी एक ग्राउंड है को पार्टनरी को सीज करने के लिए? तो सबसे पहले हम देखते हैं अडॉप्टेड सन एज को पार्टनर। एन अडॉप्टेड सन इज लाइक अ नेचुरल बॉर्न सन and becomes co-partner in the family of adoption from the date of his adoption। जैसे कि हमने अडॉप्शन चैप्टर में लास्ट स्लाइड में ये पढ़ा था कि एक अडॉप्टेड सन को वो सारे राइट्स दिए जाते हैं जो एक नेचुरल बॉर्न सन को मिलते हैं। तो अगर उसे सारे राइट्स मिलते हैं उसको को पार्टनरी का राइट भी मिलता है, और ये राइट उसको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन उसे अडॉप्ट किया गया हो। Then comes son of Anuluma marriage. The son born of a male of higher caste with the Shudra wife is called Shudra or Nishat. The early Smritikas recognize the right of such a son, but later writers consider them not having any such right as forbidden in Kali age. But now, after the passing of Hindu Marriage Validity Act 1949, intercaste marriage are valid and sons become the co-partners। यानी एक हायर कास्ट के मेल का और एक शूद्र वाइफ की अगर मैरिज से जो सन होता है उसको शूद्र और निषाद कहते हैं। जो पुराने स्मृतिकार थे वो उस सन के राइट्स को रिकॉग्नाइज करते थे, उस सन के राइट को मानते थे। बट जो लेटर राइटर्स आए वो उसको नहीं मानते थे क्योंकि कली एज इसको फॉरबिड करता था, मना करता था। बट जब हिंदू मैरिज वैलिडिटी एक्ट 1949 पास हुआ तो वहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज जो है वैलिड हो गई। इंटरकास्ट मैरिज वैलिड हो गई तो उसके सन को भी राइट्स दिए गए। उसमें एक राइट ये भी था कि वो सन भी को पार्टनर बन सकता है। यानी एक हायर कास्ट के मेल से अगर कोई शूद्र वाइफ मैरिज करती है और उससे जो उसको सन होता है वो भी अब को पार्टनर हो सकता है। Then comes insane person as co-partner. There can be a co-partnery between sane and insane person under Hindu law. An insane co-partner has no right to claim partition and has no right to a share if partition takes place, but this does not make him cease to be a co-partner. When he is cured of insanity, both rights revive. In any case, his son is not excluded from taking a share in partition। तो इससे हमारा ये कंसेप्ट तो क्लियर हो जाता है कि एक सेन पर्सन और एक इनसेन पर्सन भी को पार्टनर्स हो सकते हैं। बट यहाँ पर ये कहता है कि जो इनसेन पर्सन है वो को पार्टनर तो हो सकता है बट वो पार्टीशन को क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस टाइम इस स्टेबल सिचुएशन में नहीं है कि वो देख सके या समझ सके कि वो जो डिसीजन ले रहा है वो डिसीजन सही है या नहीं है। वो पार्टीशन नहीं क्लेम कर सकता जब तक वो इनसेन है। बट हाँ, अगर वो क्योर्ड हो जाता है, वो दोबारा से सैनिटी को ले लेता है, अगर वो दोबारा से सेन हो जाता है तो वो पार्टीशन को क्लेम कर सकता है। बट इसके अंदर अगर हम एक चीज़ देखें, जो उसका सन है यानी इनसेन पर्सन का जो सन है वो पार्टीशन के राइट से एक्सक्लूड नहीं हो सकता। उसके पास पूरा राइट है पार्टीशन को क्लेम करने का। इसके बाद हम देखेंगे फीमेल्स एज को पार्टनर्स। जैसे कि हमें पता है कि पहले फीमेल्स को इतने राइट्स नहीं दिए जाते थे, बट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर जब अमेंडमेंट आई 2005 के अंदर, तो फीमेल्स को काफ़ी राइट्स दिए गए, जैसे कि इनहेरिटेंस का, सक्सेशन का। तो उसमें उन्हें एक राइट ये भी दिया गया कि फीमेल्स जो हैं अब को पार्टनर्स हो सकती हैं।
अब फीमेल्स भी को पार्टनरशिप होल्ड कर सकते हैं। देन कम्स को पार्टनरी विद इन अ को पार्टनरी या फिर सब को पार्टनरी। अब हमें ये तो पता चल गया कि एक को पार्टनरी क्या है, कौन लास्ट होल्डर है, कौन उसके 3 लीनियर मेल डिसेंडेंट्स हैं। अब हम देखेंगे कि एक को पार्टनरी के अंदर दूसरी को पार्टनरी कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, तो इसको भी हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर पहली को पार्टनरी जो आ रही है वो ए बी सी और डी के बीच में है, ठीक है। पहली को पार्टनरी का लास्ट होल्डर ए है, बी सी डी उसके 3 लीनियर मेल डिसेंडेंट्स हैं। देन उसके बाद बी की जो अपनी प्रॉपर्टी है उस पर उसका राइट ई और एफ का है जो कि उसके सन है। तो यहाँ पर जो दूसरी को पार्टनरी कंसिस्ट कर रही है वो बी ई और एफ के बीच में कर रही है, यानी जो बी है वो लास्ट होल्डर है, यहाँ पर ई एफ उसके लीनियर मेल डिसेंडेंट्स हैं। तो यहाँ पर एक को पार्टनरी ए के साथ है और दूसरी को पार्टनरी बी के साथ है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि एक तो ए जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का को पार्टनर है और जो बी है वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड से उसकी को पार्टनरशिप चल रही है, यानी उसकी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें से उसकी को पार्टनरशिप चल रही है। देन कम्स इंसिडेंट्स ऑफ को पार्टनरी। फर्स्ट, the lineal male descendant of a person up to the 3rd generation acquires on birth ownership in the ancestral properties of such person। यानी कि एक जो लीनियल मेल डिसेंडेंट है, जो 3rd जनरेशन तक का लीनियल मेल डिसेंडेंट है, वो बाय बर्थ ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर ऑनरशिप को एक्वायर करता है, यानी बाय बर्थ ही उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर पूरा राइट होता है। देन सेकेंड, that such descendant can at any time work out their rights by asking for partition, यानी ये members किसी भी टाइम पार्टीशन को क्लेम कर सकते हैं। Then the third is that till partition each member has got ownership extending over the entire property co-jointly with the rest, यानी जब तक ये पार्टीशन नहीं क्लेम करते तब तक ये सारे मेंबर्स लास्ट होल्डर एंड 3 मेल लीनियर डिसेंडेंट्स प्रॉपर्टी पर वो प्रॉपर हक जैसे बाकियों का है वैसा ही हक अर्न करते हैं। देन कम्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ सच को ऑनरशिप द पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉमन, यानी को ऑनरशिप होने के कारण जो इनका पोजेशन है या एंजॉयमेंट है प्रॉपर्टी के ऊपर वो कॉमन है। देन कम्स द फिफ्थ, दैट इज no alienation of the property is possible unless it be for necessity without the concurrence of the co-partner, यानी अगर co-partners का राइट कंसेंट नहीं है या कोई ज़रूरी है तभी ही alienation of property होगी, अदरवाइज नहीं होगी। Then the sixth is that the interest of a deceased member lapse on his death to the survivor, यानी अगर किसी मेंबर की जो को पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी से ख़त्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है और उसके सर्वाइवर के पास चला जाता है। सो दिस इज़ ऑल विद आवर कंसेप्ट। आज हमने करा को पार्टनरी का मीनिंग, को पार्टनरी के लास्ट होल्डर कौन होता है, उसके 3 मेल लीनियर डिसेंडेंट्स कौन होते हैं, फिर हमने देखा कि क्या एडॉप्टेड सन को पार्टनर हो सकता है। देन हमने अनुलूमा मैरिज के सन को देखा, सेन और इनसेन पर्सन की को पार्टनरशिप को देखा। आफ्टर दैट हमने करा फीमेल्स एज अ को पार्टनर्स, को पार्टनरी विद इन को पार्टनरी, एंड इन लास्ट हमने करा इंसिडेंट्स ऑफ को पार्टनरी। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक्ड आवर वीडियो then do like, share and subscribe, and don't forget to tap on the bell icon for the further information. Thank you.